दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी दिल्ली से है और एक इंसानी जो दिमाग है उसके अंदर क्या क्या फितूर आते हैं। और एक ज़रूरी नहीं है जो बड़े से बड़ा अपराधी है वो पढ़ा लिखा हो या अशिक्षित हो। एक बिल्कुल सीधा साधा आदमी जिसका कभी भी क्राइम से कोई लेना देना हुआ ही नहीं है, वो भी इतनी बड़ी बड़ी और गहरी प्लानिंग बना सकता है कि बड़े बड़े जो शातिर अपराधी हैं वो भी सुनकर हैरान हो जाए कि इस आदमी ने इतनी गहरी और इतनी खतरनाक प्लानिंग बना कैसे ली और फिर उसको अंजाम भी दे दिया। कहानी है दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र की। यहाँ पर मुस्तफाबाद, दयालपुर, नेहरू विहार, ये सब करावल नगर क्षेत्र के इलाके में आते हैं। शिव विहार, करावल नगर थाने में एक फ़ोन आता है और पुलिस को ये सूचना दी जाती है कि प्लॉट के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और लाश को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उसकी पहचान के लिए पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। पहचान में पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आस पड़ोस से ही ये पता चल जाता है कि ये सुदेश की लड़की है और इसकी माता का नाम अनुराधा है, अनुपमा। पिता सुदेश और माँ अनुपमा। उनको सूचित किया जाता है, बॉडी की शिनाख्त करी जाती है, पहचान कराई जाती है। वो दोनों देखकर उसको बहुत फूट फूट कर रोने लगते हैं और अलाप करते हैं। इसके बाद पुलिस जांच शुरू करती है हत्यारे को पकड़ने के लिए। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है ऐसे ऐसे ही पुलिस का शक लड़की के पिता सुदेश पर ही जाता चला जाता है। और आखिर में ये होता है, पुलिस लड़की के पिता को, सुदेश को गिरफ्तार कर लेती है और उसको जेल भेज देती है। और उससे जब पुलिस इस बात का पता करती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो पता ये चलता है जो सुदेश की लड़की थी ये छोटी उम्र में ही इसका जो उठना बैठना था वो गलत लड़कों के साथ था। और ये बातें ज़्यादा दिन छुपती हैं नहीं, ये पड़ोसियों के माध्यम से सुदेश को पता चलता है और सुदेश अपनी बेटी को समझाता है कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है और तुम इस तरीके से इन लोगों के साथ मत जाओ या इनके साथ मत बैठो। एक दो बार समझाने के बाद भी वो लड़की नहीं मानती और एक दिन फिर सुदेश को कोई ये बात बताता है कि तुम्हारी लड़की हमने उसके साथ देखी थी। और ये सुनकर वो घर पर आता है और गुस्से में अपनी लड़की को पहले मारता पीटता है और फिर गला घोट कर उसकी जान ले लेता है। एक तरीके से वो गुस्से में उसका गला दबाता है और दबाए रखता है। और वो ये सोच भी नहीं, उसके दिमाग में ये चीज़ थी भी नहीं कि मर जाएगी, लेकिन लड़की मर चुकी होती है। और वो ये देखकर परेशान हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। गुस्से में उससे भी एक हत्या हो चुकी थी और वो भी अपनी ही बेटी की। अब वो दिमाग लगाता है, उस लड़की को उठाता है और एक प्लॉट के अंदर फेंक के आ जाता है। उसको पता था कि कोई ना कोई पुलिस को बताएगा और पुलिस इसकी पहचान करेगी और उसके बाद मेरे पास बॉडी वापस आ जाएगी और फिर इसका अंतिम संस्कार होगा। और होता भी यही है। अब क्योंकि अपराधी मिल चुका है, लाश बरामद हो चुकी है, पहचान हो चुकी है, कोर्ट के अंदर पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल कर देती है। मार्च 2018 का ये केस है। अब सुदेश जेल के अंदर है। अब जेल के अंदर जब कोई भी अपराधी जाता है तो जो जेल के अंदर पहले से अपराधी हैं वो उससे पता करते हैं भाई तुमने क्या अपराध किया है, तुम किस केस में अंदर आए हो। तो वो बताता है कि मैंने अपनी 13 साल की बेटी की हत्या कर दी। अब जो जेल के अंदर अपराधी हैं वो पहले से ही एक तरीके से आधे वकील बन चुके होते हैं और उनको पता है कि किस केस में कितनी सज़ा होती है और कितने दिन अंदर रहना पड़ेगा, वकील हमसे क्या कहेगा। कई अपराधी तो ऐसे भी होते हैं कि उल्टा वकील को बताते हैं कि तुम्हें ये बात अदालत में बोलनी है और इससे हम छूट सकते हैं। तो वे सुदेश की पूरी बात सुनते हैं कि 13 साल की लड़की का इसने मर्डर कराया और वो उसको ये बताते हैं कि तुम तो बहुत लंबे जाओगे, क्योंकि पहली बात तो मर्डर की ही सज़ा 20 साल है, फांसी है, उम्र कैद है, जब तक आप जियोगे जब तक भी हो सकती है। और दूसरा जो तुम्हारा अपराध है कि वो लड़की नाबालिग थी, 13 ही साल की थी। और जो कानून है बच्चों के साथ हुए अपराध को बहुत सीरियस लेता है और इसमें जज किसी तरह का कोई रहम नहीं करता। तो हो सकता है तुम्हें फांसी हो जाए और नहीं तो उम्र कैद तो तुम्हारी पक्की है ही, तुम जिंदगी भर जेल के अंदर ही रहोगे। अब ये चीज़ सुदेश को रोज सुनने को मिलती है। अब 2018 से वो जेल के अंदर है, चार्जशीट वहाँ पर दाखिल हो चुकी है, तारीखें उसकी चल रही हैं। अब 2019 आ जाता है, उसके बाद
2020 आ जाता है और इसी बीच कोरोना शुरू हो जाता है। 2020 में अब कोरोना हो जाता है। अब कोरोना के अंदर आपने भी देखा होगा, एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि 2 गज की दूरी थी बहुत जरूरी। अब जिस जेल की कैपेसिटी, जैसे एग्जांपल 10,000 है या 5,000 है या 20,000 है, तो अगर 2 गज की दूरी नहीं है तो सारे कैदी वहां पर हैं ही और पुलिस वाले भी वहां पर हैं। लेकिन अब सारे अपराधियों के बीच में भी 2 गज की दूरी रखनी है, तो एक बैरल में या एक कमरे में इतने सारे आदमी पुलिस नहीं डाल सकती, क्योंकि वो भी कोरोना हो जाएगा और फिर जेल से भी बहुत सारी लाशें निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर प्रशासन इसके लिए एक मीटिंग करता है और मीटिंग में यही फैसला होता है कि अब ऐसा क्या करा जाए कि 2 गज की दूरी भी हो जाए इनकी और अपराधी की जान भी सलामत रहे और इनकी मृत्यु ना हो। अब क्योंकि सारी जेलों की कैपेसिटी से ज़्यादा पहले से ही वहाँ पर अपराधी थे, तो जो 2 गज की दूरी थी वो उसके लिए जो आला कमान होते हैं वो अपना पूरी तरीके से ये सोचने लगते हैं क्या करा जाए। और इसी बीच में एक मशवरा ये आता है कि जो लोग समाज के लिए खतरा नहीं है या जिन्होंने पहली बार क्राइम करा है या ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को जमानत दे दी जाए, क्योंकि जमानत के लिए सारे ही अपराधी जमानत की याचिका जो है कोर्ट के अंदर दाखिल कर कर रखते ही हैं। तो वो यही कहते हैं कि भाई ऐसे अपराधियों को देखो जो क्रिमिनल नहीं है, जो जिनकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, जिन्होंने पहले अपराध किए हैं या कोई ऐसा अपराध है जिससे वो बाहर जब समाज में जाएंगे तो वहाँ पर जाकर वहाँ के लोगों को किसी तरह का इनसे खतरा ना हो, ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया जाता है। तो ऐसे ही अपराध में ये सुदेश आता है, क्योंकि इसने जो इसकी लड़की का जो चाल चलन ठीक नहीं था और ये उसको समझाता भी है और उसके बाद में फिर ये गुस्से में अपनी लड़की की हत्या कर देता है। तो यहाँ पर जज ये सारी चीज़ देखते हैं और कहते हैं कि भी इसने गुस्से में ऐसा करा था, तो अगर हम इसको छोड़ देंगे तो जो मुस्ताबाद करावल नगर का इलाका है वहाँ के लोगों को इससे ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आगे से ऐसा कुछ करेगा नहीं। तो उसको भी जमानत दे दी जाती है। बहुत सारे ऐसे अपराधियों को उस टाइम पर जमानत दी गई थी और उनको ये समझाया गया था कि जैसे ही कोरोना खत्म होगा उसके बाद तुम्हारी जमानत रद्द हो जाएगी और तुम सब वापस जेल में आ जाओगे, क्योंकि उस जमानत की कोई ऐसी डेट नहीं थी कि 1 महीने की जमानत है 2 महीने की। बस ये था कि जब कोरोना खत्म होगा उसके बाद आप वापस जेल में आ जाएंगे, जब 2 गज की दूरी का जो मसला है खत्म हो जाएगा। अब सुदेश को 2020 में जमानत मिल जाती है। अब पूरे 2020 में सुदेश बाहर रहता है, फिर 2021 में कोरोना काल बढ़ता रहता है, उसकी डेट बढ़ती रहती है। तो 2021 का लास्ट आने को होता है। अब कोरोना एक तरीके से ख़त्म था और उसका असर बहुत कम होगा। सब जो सामान्य तरीके से दुनिया चलने लगी, सब कारोबारी अपना कारोबार करने लगे, दुकानें खुलने लगी। तो यहाँ पर फिर जो जेल प्रशासन होता है वो ये प्लान बनाता है कि जिनको भी उसने जमानत दी थी अब उन कैदियों को वापस बुलाकर जेल के अंदर डाला जाए और उनको ये सूचना दी जाती है सारे अपराधियों को कि क्योंकि कोरोना खत्म हो चुका है, आप वापस आ जाइए। अब ये चीज़ सुदेश को भी मैसेज पहुंचता है करावल नगर में कि अब आपको जेल जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सुदेश, क्योंकि पहले वो जेल जा चुका था और उसको पता था जेल की ज़िंदगी कैसी है, अब उसको काफ़ी दिन हो गया, साल भर से साल 1.5 साल ऐसा हो गया था कि वो जमानत पर बाहर था। अब वो जेल ना जाए, ऐसा क्या करे। वो बहुत परेशान रहने लगता है, घबराया हुआ रहता है और एक एक दिन उसका भारी कटना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये थी कि जो उसको जेल के अंदर वाले जो कैदी थे उन्होंने उसको बताया था कि तू लंबा अंदर जाएगा, क्योंकि वो नाबालिग है और उसने एक मर्डर है ही, तो एक तरीके से बहुत लंबा हिसाब बन जाएगा और जज किसी तरह का तेरे ऊपर दया नहीं करेगा, रहम नहीं करेगा। अब वो ये सोचने लगता है कि ऐसा क्या करा जाए जिससे मुझे जेल ना जाना पड़े और ये केस भी खत्म हो जाए। अब जो एक आदमी अभी तक जो उसने हत्या करी थी गुस्से में करी थी, यहाँ तक उसने ना ही उसकी कोई ऐसी प्लानिंग थी, लेकिन अब वो प्लानिंग करनी शुरू करता है कि ऐसा क्या करा जाए और मैं ऐसा जेल से कैसे बच जाऊं और मैं केस से भी बच जाऊं। तो इसी बीच करावल नगर का जो थाना है वहाँ पर एक फ़ोन आता है कि एक प्लॉट के अंदर एक लाश पड़ी है और पुलिस वहाँ पर आनन फानन में फिर से पहुँचती है और वहाँ पर जाकर देखती है एक व्यक्ति है, पुरुष है, उसकी लाश वहाँ पर पड़ी है और उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है और किसी ने उसको पहले उसकी हत्या करी है और फिर उसको एक तरीके से जला दिया है और चेहरा उसकी बिल्कुल, उसका जो चेहरा था बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस
उसकी तलाशी लेती है। तलाश में जो उसकी तलाशी होती है उसके अंदर, उसकी जेब के अंदर एक आधार कार्ड और कुछ कागजात उसके अंदर मिलते हैं उसकी पैंट में। तो आधार कार्ड सुदेश का था। अब पुलिस फौरन सुदेश के, क्योंकि आधार कार्ड पर एड्रेस भी होता है, सुदेश के घर पहुंचती है और वहाँ पर जाकर यही पता करती है सुदेश कहाँ है। तो उसकी पत्नी बताती है वो तो यहाँ पे है नहीं, कहीं गए हुए हैं। तो पत्नी से कहते हैं कि तुम जरा अस्पताल चलो, हमें बॉडी वहाँ से मिली, एक शव मिला है, और तुम उसकी जरा शिनाख्त कर लो और पहचान कर लो, क्योंकि उसकी जेब से ये आधार कार्ड मिला है। और पत्नी सीधे अस्पताल पहुँचती है, पोस्टमार्टम हाउस में, वहाँ पर जाकर देखती है तो वो ये पहचान लेती है उसकी लाश थी, वो सुदेश की थी, क्योंकि वो कपड़े, आधार कार्ड और उसकी हाइट बिल्कुल सेम थी। अब जो सुदेश की पत्नी है ये अनुपमा, ये दहाड़े मार कर रोने लगती है और इसे बहुत तकलीफ होती है। कुछ दिन पहले इसकी बेटी की मृत्यु हुई थी और अब उसके पति सुदेश की भी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि पहचान हो चुकी थी, लाश अनुपमा को दे दी जाती है सुदेश की, और उसके बाद वो अपने सारे रिश्तेदारों को, जो भी उसके आस पड़ोसी थे और उसके रिश्तेदार थे, सबको बताया जाता है सुदेश की हत्या हो गई है। और सब उसके अंतिम संस्कार में शमशान घाट में हाजिर होते हैं। और एक तरीके से सब जगह ये हो जाता है कि सुदेश की हत्या हुई और सुदेश का अंतिम संस्कार हो गया। अब एक दिन पुलिस को मुखबिर का फोन आता है और वो पुलिस को एक नई जानकारी ये देता है कि जो आपको लाश मिली है वो सुदेश की नहीं है, वो किसी और की है और सुदेश अभी जिंदा है। अब पुलिस को ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी पहचान हुई है, आधार कार्ड मिला है, कपड़े भी उसने वही पहने हुए हैं और उसकी पत्नी ने उसकी शिनाख्त भी करी है, और हमारा मुखबिर ये बोल रहा है कि ये लाश उसकी है नहीं। अब पुलिस मुखबिर को बुलाती है और उससे सारी जानकारी लेती है, तो वो यही बताता है कि वो जिंदा है और ये लाश किसी और की है। अब क्योंकि मुखबिर ने जो था बड़ा मजबूत था, उसकी बात बहुत, मतलब उसने पहले ही बहुत सारी ऐसी टिप पुलिस को दी थी जो उसकी सही निकलती थी। अब पुलिस के ऊपर एक तरीके का ये दबाव होता है या एक ये सोच होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो इस एक तरीके से उसने पुलिस को घुमा दिया। तो पुलिस सबसे पहले ये सोचती है कि अगर वो सुदेश जिंदा है तो वो अपने घर जरूर आता होगा, और दूसरा फिर वो बॉडी किसकी है। अब जो करावल नगर का जो थाना है, वो जो आसपास के दूसरे थाने हैं, दयालपुर का है, गोकलपुरी का है, भजनपुरे का है, उनके अंदर ये संदेश भेजा जाता है कि अ, कोई गुमशुदा की ऐसी कोई एफआईआर हुई हो, क्योंकि अगर बॉडी मिली है सुदेश की नहीं है तो कोई किसी और की है, कोई और गायब है। तो वहां पर पता लगता है कि एक व्यक्ति जो मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, वो गायब है और उसकी बॉडी नहीं, मतलब वो आदमी नहीं मिल रहा है। अब पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि ये बॉडी फिर उस मजदूर की है अगर सुदेश जिंदा है। अब वो मुखबिर की बात से कहीं ना कहीं, मतलब किसी हद तक सहमत हो जाती है, क्योंकि जो बॉडी मिली है, आदमी दो गायब हैं, सुदेश गायब है, एक मजदूर गायब है, और बॉडी एक मिली है। तो यहाँ पर पुलिस एक तरीके से दोबारा से फिर इसका फैसला करती है कि वापस इसको, केस को एक दोबारा से इसकी तफ्तीश करी जाए। अब पुलिस सिविल ड्रेस में चारों तरफ उसके घर के पुलिस को लगा देती है सुदेश के, और उनको ये था कि अगर होगा जिंदा है तो घर पर आता होगा खर्चे के लिए, क्योंकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यही मीटिंग करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर जब उसकी मृत्यु हुई है, उसका अंतिम संस्कार हुआ है, सारी चीज़ें हुई है, तो सारे रिश्तेदार आए हैं, सब दोस्त आए हैं, और जो उसका खानदान है सब आए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उसने सब प्लानिंग करी होगी तो वो किसी के पास तो जा नहीं रहा होगा, ना कहीं रिश्तेदारी में जा सकता है, ना कहीं भाई के पास जा सकता है, क्योंकि हर अपराधी को ये डर रहता है कि किसी ने भी अगर मेरे खास से खास जानने वाले को भी ये पता लग गया कि मैं जिंदा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो उसको ब्लैकमेल भी कर सकता है और वो पुलिस को भी बता सकता है। तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं आसपास की रिश्तेदारी में तो कहीं है नहीं। तो पुलिस की जो दूर की रिश्तेदारियां हैं वो, और सिविल ड्रेस में उसके घर पे, और जो उसके मोबाइल डिटेल हैं, जो उसकी पत्नी का मोबाइल है, सारी चीज़ ये काम करना इन पर शुरू करती है। तो करीब 4-5 दिन बाद एक व्यक्ति मुंह को पूरे तरह से छुपाए हुए सुदेश के घर में दाखिल होता है, और अब पीछे से पुलिस दाखिल हो जाती है और उसको पकड़ लेती है और जाकर देखती है वो सुदेश ही था। अब उसको पुलिस सीधा करावल नगर थाने लाती है और वहाँ पर उसकी बढ़िया तरीके से कुटाई शुरू कर देती है, क्योंकि उसने पुलिस को घुमाया था, एक तरीके से पुलिस का उसने बेवकूफ़ बनाया था, और किसी एक निर्दोष आदमी की उसने हत्या करी थी, क्योंकि पुलिस का गुस्सा उस पर जायज़ था। और अब उससे पुलिस पूछती कि तूने ये क्या करा और कैसे करा, और वो आदमी कौन है, तुझे कहाँ से मिला।
अब क्योंकि पुलिस जानती थी क्योंकि उसकी गुमशुदा की लाश थी, तो जो उसकी मजदूर की जो परिवार वाले थे वहाँ पर पुलिस ने फिर उनको बुलाया और उनकी सारी चीज़ें, उसका नाम एड्रेस सारा पुलिस के पास पहले से था ही। तो उसका नाम था रविदास, उस मजदूर का नाम था रविदास। अब वो अपनी कहानी सुनाता है। कहानी ये होती है कि जैसे ही उसको ये सूचना दी जाती है जेल प्रशासन की तरफ से कि अब कोरोना खत्म हो रहा है, तुम्हें जेल के अंदर आना है, तो वो बहुत परेशान और बहुत घबराया हुआ रहने लगता है। और अब उसको दिमाग में बार बार यही चीज़ आती है कि अगर मैं जेल दोबारा से जेल गया तो कहीं मुझे उम्र कैद ना हो जाए, मुझे फांसी ना हो जाए और मैं बाहर नहीं आऊँगा। और वो नए नए प्लान और नए नए अपने दिमाग में जो चीज़ें लगाता रहता है कि कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूँ जो ये केस भी क्लोज हो जाए और पुलिस मुझे ढूंढे भी ना। तो अब वो प्लान बनाता है। वो कहता है क्यों ना मैं खुद को ही मार दूं, मैं खुद का कत्ल कर दूं। अब उसके लिए कोई ना कोई उसको ऐसा इंसान चाहिए, एक लाश चाहिए जो उसकी तरह दिखता हो, उसकी हाइट उसकी तरह हो, उसका जो बॉडी है मोटापा है या पतला है बिल्कुल उसकी तरह हो। और वो ऐसे इंसान को ढूंढना शुरू करता है। अब उसमें दो तरह की उसको परेशानी होती है कि अगर उसको कोई ऐसा इंसान मिल भी गया तो वो उसके कहने से क्यों उसके घर पर या कहीं ऐसा जंगल में जहाँ पर वो उसकी हत्या कर सके, वो कैसे उसके पास उसके कहने से उसके साथ चल देगा। और जबकि वो जो उसका अपराध था, जो उसकी सोच थी, जो उसका प्लानिंग थी, वो ये थी कि मैं मुझे उसको कॉल भी ना करना पड़े, मेरा किसी तरह से उससे कोई संबंध भी ना हो, मैं मेरा कोई रिश्तेदार भी ना हो। मतलब अगर पुलिस उसको ढूंढे भी तो किसी भी तरीके से वो मुझे ना पकड़ पाए, और कोई होना भी बिल्कुल मेरी तरह का चाहिए और मेरे कहने से आ भी जाए। तो बहुत जब दिमाग लगाता है तो उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि जो मजदूर होते हैं, खड़े रहते हैं लेबर चौक पर, अगर मैं उसको जाऊंगा क्योंकि उसको फ़ोन तो करना नहीं है, एक फिजिकली वहां पर जाना है और लेके आना है और मैं उसकी हत्या कर दूं, तो ये प्लान मेरा सक्सेस हो सकता है। और वो ये सोचकर अपने घर की छत को देखता है और सोचता है इसके इसको थोड़ा रिपेयर कराता हूँ। तो मुस्ताबाद में एक जगह है, 25 फुटे पर कब्रिस्तान है। वहां पर लेबर चौक, एक तरीके से लेबर वहीं पर बैठती है, जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं, चाहे वो राजमिस्त्री हों या कोई लकड़ी का काम करने वाले हों, लोहे का काम करने वाले हों, सब वहाँ पर बैठते हैं। अब वो वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर जाकर देखता है और सारे मजदूर उसके पास आते हैं, बाबूजी हमें बताइए क्या काम है। अब उसकी नज़र सिर्फ ये रहती है कि कौन मेरी हाइट का है, जो उसका बदन मेरे जैसा हो। तो उनमें से वो दो को सेलेक्ट करता है, एक मजदूर को और एक राजमिस्त्री को, और दोनों को अपने घर करावल नगर में लेकर आता है और वहाँ पर अपनी छत दिखाकर बोलता है कि इसको तुम इसको रिपेयर कर दो और इसमें नीचे पानी ना टपके। अब उसके बाद वो उसका जो सीमेंट वगैरह है मंगाकर वो रिपेयरिंग उसकी शुरू कर देते हैं। शाम को उनका काम खत्म होता है और वो जाने लगते हैं, और वो राजमिस्त्री को भेज देता है, जो सुदेश है, और मजदूर को बोलता है कि देखो तुम थोड़ी देर रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुम्हारी हालात तुम्हारे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तुम्हारे कपड़े भी फटे हुए हैं और मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ। उसके बाद वो अपने कपड़े उसको देता है और उसके बाद दिहाड़ी उसको ज़्यादा देता है और फिर उसको रात को शराब पिलाता है। अब मजदूर खुश हो जाता है। मजदूर कहता है कि ये तो बढ़िया हो गया, मुझे बहुत अच्छा मालिक मिल गया। तो मजदूर का नाम था डोमन रविदास। अब यहाँ पर सारी चीज़ देखने के बाद वो कहता है कि कल को तुम जब मजदूर मेरे यहाँ पर काम करने आओगे तो ये मेरे वाले ही कपड़े पहन कर आना, और मैं तुम्हें और भी ज़्यादा दिहाड़ी दूंगा और कल को फिर दोबारा से शराब की पार्टी करेंगे। अब मजदूर खुशी खुशी जाता है, अगले दिन फिर वही कपड़े पहन कर आता है जो उसको सुदेश ने दिए थे। और पहले वो छत की रिपेयरिंग करते हैं, उसके बाद फिर वही मिस्त्री को उसके पैसे देकर भेज दिया जाता है। अब मजदूर की उससे जान पहचान हो चुकी थी, मजदूर भी खुशी खुशी वहाँ पर रुकता है कि जो बहुत अच्छा मालिक है, पैसे भी ज़्यादा दे रहा है, शराब भी पिला रहा है, कपड़े भी दे रहा है। अब वो उसको वापस बिठाकर अपना शराब शुरू हो जाती है उनकी। वो खुद कम पीता है और रविदास को मजदूर को ज़्यादा पिलाता है। वो अपना शराब में एक तरीके से लगा हुआ है, मगन है, और पीछे से वो एक चारपाई का पाया लाता है, वो बहुत भारी होता है, और वो पूरी ताकत के साथ रविदास के सर पर मारता है। एक एक वार में ही, क्योंकि वार इतना भरपूर था, एक में ही उसका सर फट जाता है और उसका खून बुरी तरीके से बहने लगता है और वो तड़पने लगता है, और तड़प तड़प कर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब नीचे उसकी पत्नी चक्की चला रही थी, जो अनुपमा थी। अब वो आवाज़ सुनकर ऊपर आती है और आने के बाद वो देखती है कि उसके पति के हाथ में पाया है और सामने जो ये
मजदूर है रविदास, उसकी लाश पड़ी हुई है और वो ये कहती है कि तुमने ये क्या करा, इसको तुमने क्यों मार दिया। तो उसको समझाता है कि देखो मुझे जेल जाना है और जेल जाने से बचने के लिए सबसे अच्छा जो प्लान है वो यही है। अब ये रविदास नहीं है, ये सुदेश है। अब इसने कपड़े भी मेरे पहन रखे हैं और अब मैंने जो आधार कार्ड है इसकी जेब के अंदर रख दिया है। अब मैं इसको कहीं पर फेंक के आता हूँ और उसके बाद पुलिस, क्योंकि आधार कार्ड इसकी जेब में मिलेगा, तो वो तुम्हारे पास आएगी। आने के बाद में तुम्हें इसकी पहचान यही करनी है कि ये सुदेश है, मतलब तुम्हें इसको मुझे बताना है और तुम्हें रोना है और फिर उसके बाद तुम अंतिम संस्कार कर देना। उसके बाद केस ठंडा हो जाएगा, पुलिस वहाँ पर क्लोजर रिपोर्ट लगा देगी और मेरा केस भी खत्म हो जाएगा, मेरा डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा और उसके बाद हम कहीं और जाकर अपनी ज़िंदगी बढ़िया तरीके से व्यतीत करेंगे। अब पत्नी उसमें शामिल हो जाती है, उसके पास ऐसा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था क्योंकि हत्या हो चुकी थी। अब उसके बाद वो गठड़ी में बांधता है उसको और रात को 2 बजे उसको साइकिल पर रखता है और करावल नगर के दूसरे क्षेत्र में जाता है। वहाँ पर जाकर वो प्लॉट के अंदर उसको फेंकता है और घर से ही कुछ अखबार लेकर जाता है। अब क्योंकि सर पे और मुंह पे उसने पहले ही पाया मार दिया था चारपाई का, उसके बाद वो सारे अखबार वो उसके चेहरे पर रखता है और अखबार में आग लगा देता है। उसकी प्लानिंग ये थी कि इसका चेहरा पहचान में नहीं आना चाहिए और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। और जाहिर सी बात थी, फिर सुबह को पुलिस आती है और वो उसकी जेब में आधार कार्ड प्राप्त करती है और फिर उसके घर पहुँचती है, उसकी जो वाइफ है उसको उसकी शिनाख्त करती है और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पुलिस के आला अधिकारी का दिमाग था वो यही था कि कहीं पर वो रिश्तेदारी में जान पहचान में नहीं जा सकता क्योंकि सब उसकी तेरहवीं में और उसमें सब में आ चुके थे। तो पुलिस को यही होता है कि वो अपने घर ही जरूर आता होगा खर्चे के लिए या खाने के लिए, और वो ये बात पुलिस को बिल्कुल सटीक लगती है और ये निकलती भी सटीक ही है क्योंकि वो अपने खर्चे के लिए, क्योंकि रिश्तेदार के यहाँ वाकई में नहीं जा सकता था, तो कहीं वो सड़क पे सो रहा है, कभी किसी पार्क में सो रहा है और उसके बाद वो रात को फिर घर पे आ रहा है, फिर कुछ पैसे ले जाता है, खाना ले जाता है। तो इस तरीके से तो वो मतलब इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद भी वो अपने घर पर आ रहा था। ये उसकी इस अपराध में सबसे बड़ी गलती थी और यहीं पर वो पुलिस को पकड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर कहानी का निचोड़ ये था कि जो उसने पहली हत्या करी थी अपनी बेटी की, जो कानून के जानकार हैं वो यही बताते हैं कि वो कोई ऐसा हिस्ट्री शीटर या कोई ऐसा परफेक्ट, मतलब पहले से ऐसा कोई क्राइम नहीं था या उसने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं करी थी। अचानक से उसको गुस्सा आया और उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। तो उसके अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा 7 की या 10 साल की सज़ा होती और हो सकता है उसमें जो जज है उनको रहम आ जाता। उससे पहले भी उसकी रिहाई उसमें से हो सकती थी क्योंकि उसने कोई प्लानिंग से क्राइम नहीं करा था। लेकिन ये जो उसने हत्या करी है, ये जो क्राइम उसने करा है, ये पूरी प्लानिंग के साथ पूरे होशो हवास में। एक जो रविदास था अपने घर का पालन पोषण करने वाला जिम्मेदार आदमी था, मतलब एक निर्दोष की उसने हत्या कर दी और वो भी इतने बेदर तरीके से कि चारपाई के पाए से उसका सर फाड़ दिया। अब उसके ऊपर 2 मर्डर के केस लग गए, तो जाहिर सी बात है अब वो बाहर नहीं आ सकता। अब उसको या तो फांसी या उम्र कैद ये जरूर होनी है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी में आपकी क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी नई सत्य घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।